उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ब्लैक थंडर मुसन्निफ मजहर कलीम। इमरान ने कार गैराज में बंद की और फिर सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसके चेहरे और अंदाज से शायद थकावट के आसार नुमाया थे। वो तकरीबन एक हफ्ते बाद फ्लैट पर वापस आ रहा था। ये एक हफ्ता उसने स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में गुजारा था। स्पेशल ट्रेनिंग कैंप का उर्फ़ आम में STC कहा जाता है और ये कैंप हर 4 माह बाद मुनक्कद होता था। इमरान ने ही बतौर एक्स2 गुज़िश्ता कई सालों से इसका अजरा किया था। हर बार ये कैंप नए इलाके और नए माहौल में लगता है, जिसमें इमरान समेत सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान हिस्सा लेते थे। जोसेफ, जवाना और टाइगर को भी गुज़िश्ता 1 साल से इस कैंप में शामिल किया जा रहा था। ये कैंप 1 हफ्ते का होता था, लेकिन इस 1 हफ्ते में कैंप में शामिल होने वालों को इंतहाई मुश्किल तरीन हालात से गुजरना पड़ता था। जोडू, कराटे, निशानाबाजी, फाइटिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, डेंजर डिफेंस, डेंजर मार्किंग, पैराट्रोपिंग, गोताखोरी गर्सिए की इंतहाई सख्त तरीन ट्रेनिंग इस कैंप में शामिल होती थी। और ये सब कुछ इस कदर सख्त, मुश्किल और ख़तरनाक अंदाज में किया जाता था कि इस 1 हफ्ते का एक एक लम्हा शरीक होने वालों पर क़यामत के तौर पर गुजरता था। इस नए कैंप के इख्तिताम पर कैंप में शरीक हर मेंबर पर बेपनाह थकावट तारी हो जाती थी, लेकिन ये थकावट तो बहरहाल एक आध रोज़ में उतर जाती थी, मगर जो तजुर्बात उन्हें इस कैंप से हासिल होते थे वो उनकी अमली ज़िंदगी में बेहद काम आते थे। इमरान भी बतौर मेंबर ही इस कैंप में शरीक हुआ था, इसलिए वापसी पर इस पर भी बेपनाह थकावट तारी हो जाती थी। और इस वक्त चूंकि वो STC से वापस आ रहा था, इसलिए इसके चेहरे और अंदाज से थकावट नुमाया थी। ढीले ढीले कदमों से सीढ़ियां चढ़ता हुआ वो दरवाजे पर पहुंचा। उसने कॉल बेल का बटन दबाने के लिए हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे पर सुलेमान खड़ा हैरत से पलकें झपका झपका कर इमरान को देख रहा था। उसके जिस्म पर शानदार सूट था और जिस्म से खुशबू की ऐसी लपेटें आ रही थी जैसे इसने परफ्यूम की पूरी शीशी ही सूट पर उंडेल ली हो। बेदाग सफ़ेद कमीज और इस पर मौजूद इंतहाई कीमती सुर्ख रंग की टाई, जिस पर छोटे छोटे सुनहरी फूल बिखरे हुए थे, और किशमिशी रंग की 3 पीस सूट में मलबूस सुलेमान इस वक्त बेहद वजीह नजर आ रहा था। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? सुलेमान ने आंखें झपकाते हुए कहा। उसके लहजे में खसूसी सर्द महरी थी। जी ये सुप्रीडेंट फयाज साहब का फ्लैट है, इमरान ने बड़े बौखलाए हुए अंदाज में कहा, ऐसे जैसे वो सुलेमान को वजाहत से मरूब हो गया हो। है नहीं, था, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। था? क्या मतलब? क्या वो मरहूम हो चुके हैं या फिर फ्लैट उन्होंने फ़रोख्त कर दिया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। फ़रोख्त तो वो उसे कर ही नहीं सकते थे, अलबत्ता उन्होंने वसीयत में ये फ्लैट हमें लिख दिया है और अब तक यकीनन वो मरहूम हो चुके होंगे, इसलिए अब ये फ्लैट वसीयत के मुताबिक हमारा है, सुलेमान ने बड़े नखूसत भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा। और फिर बाहर निकलकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और चाबी जेब में डालकर वो एतमीनान से चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जी आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हमारे पास फजूल बातों का जवाब देने के लिए वक्त नहीं है, सुलेमान ने मुड़े बगैर कहा और एतमीनान से सीढ़ियाँ उतरने लगा। जनाब कोई कुर्सी ही बाहर निकाल दीजिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ, इमरान ने कहा। फर्श पर बैठ जाइए, सुलेमान की आवाज़ सुनाई थी और उसके साथ ही वो सीढ़ियाँ उतर गया। अच्छा ठीक है, अब और क्या किया भी जा सकता है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो थप से फर्श पर बैठ गया। दीवार के साथ सर टिकाकर उसने आंखें बंद कर ली। अभी उसे इस हालत में बैठे हुए चंद ही लम्हे गुजरे थे कि फ्लैट के अंदर से टेलीफोन की घंटी की तेज आवाज़ सुनाई दी। मेरे पास चाबी नहीं है और फ्लैट जनाब सुलेमान के नाम हो चुका है, इसलिए मजबूरी है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन टेलीफोन की घंटी ऊंची आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। कहीं कोई इमरजेंसी ना हो, चलो सुन लेते हैं, इमरान ने आंखें खोलते हुए कहा। फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसने साइड की दीवार में मौजूद एक रखने में उंगली डालकर चाबी निकाली और फिर ताला खोलकर ताला अंदर दाखिल हो गया। या अल्लाह मुआफ़ करना, मैं बड़ी नेकनीयती से गैर के फ्लैट में दाखिल हो रहा हूँ, इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए बड़बड़ाने के अंदाज में कहा, जैसे उसके अंदाज में वही झिझक थी जो किसी गैर जगह में बगैर इजाज़त दाखिल होते वक्त खुद ब खुद पैदा हो जाती है। टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान ने ड्राइंग रूम में दाखिल होकर रिसीवर उठा लिया। टायर्ड, बल्कि टायर्ड अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसका वाकई ही बोलने को जीना चाह रहा हो। इमरान मैं सलमा बोल रही हूँ, मैंने पहले भी फ़ोन किया था तो सुलेमान ने बताया था कि तुम आने वाले हो। दूसरी तरफ से सुप्रीडेंट फयाज की बीवी सलमा की इंतहाई परेशान सी आवाज़ सुनाई थी। ओ भाभी, आप खैरियत है? आप परेशान सी लग रही हैं, इमरान ने चौंक कर पूछा। तो तुम्हें सुलेमान ने कुछ नहीं बताया? सलमा ने हैरत भरे लहजे में कहा। बताया तो है, लेकिन इमरान कुछ कहते
کہتے رک گیا۔ ظاہر ہے اب جو کچھ اسے سلیمان نے سپر فیاض کے متعلق بتایا تھا وہ سلمہ کو نہ بتا سکتا تھا۔ او عمران، اس کے باوجود نہ تم آئے اور نہ تم نے فون کیا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ مشکل وقت میں تم جیسا بھائی بھی آنکھیں پھیر لے گا۔ سلیمان کی رندھی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز سے ہی لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں۔ ارے یہ کیا؟ پلیز بھابھی جلدی بتائیے، سلیمان سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ میں تو ایک ہفتہ باہر لگا کر آیا ہوں، دروازہ لاک تھا، اس لیے تالا کھولنے اور یہاں تک آنے میں دیر ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ جلدی بتائیے، خیریت ہے؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ سلمہ کا لہجہ سن کر ہی اس کا دل دھڑک اٹھا تھا اور اس نے سلمہ کو حوصلہ دینے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ عمران، تمہارا دوست فیاض مر رہا ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو پلیز۔ عمران، تمہارے پاس ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، پلیز فیاض کو نہ مرنے دو، سلمہ نے بری طرح روتے ہوئے کہا۔ فیاض کو کیا ہوا؟ تفصیل بتائیے بھابھی، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے، ان کے جسم پر بڑے بڑے سیاہ رنگ کے آبلے نکل آئے ہیں، پورے بدن پر چہرے سمیت یہ آبلے مسلسل پھٹ رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان آبلوں میں سے کوئی مواد نہیں نکلتا۔ یوں لگتا ہے جیسے سیاہ رنگ کے بلبلے جسم پر ابھر اور ٹوٹ رہے ہوں۔ فیاض کی حالت بے حد خراب ہے، شدید ترین تکلیف کی وجہ سے وہ مسل چیخ رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے، لیکن کسی کی سمجھ میں یہ بیماری نہیں آ رہی۔ مجھے ڈاکٹروں کے چہرے دیکھ کر خوف آ رہا ہے، پلیز عمران خدا کے لیے کچھ کرو، سلیمان نے ہچکیاں لے کر سلمہ نے روتے ہوئے کہا۔ او بھابھی حوصلہ کیجئے، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، ابھی سپر فیاض نے بڑے کام کرنے ہیں، بے فکر رہیں۔ کہاں ہے وہ؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سروسز ہسپتال کے اسپیشل وارڈ کے کمرہ نمبر 4 میں، خدا کے لیے اسے بچا لو۔ عمران، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ سلیمان کی حالت واقعی بے حد خراب لگ رہی تھی۔ وہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں، میں آ رہا ہوں، عمران نے جلدی سے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بجلی کی سی تیزی سے اس نے دوبارہ تالا لگایا، چابی اس رخنے میں ڈالی اور دوڑنے کی بجائے تقریباً اڑتے ہوئے وہ 3 سیڑھیاں اکٹھی اترتا نیچے سڑک پر پہنچ گیا۔ اب اس کے انداز میں ذرا برابر بھی تھکاوٹ کے آثار نہیں تھے۔ چند لمحوں بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے سروسز ہسپتال کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ عمران کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، چہرے پر شدید سنجیدگی طاری تھی۔ اسے اب یہ سلیمان پر بھی بے حد غصہ آ رہا تھا جس نے اسے اہم ترین بات کھل کر نہ بتائی تھی، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار سلیمان کو ایسی سزا دے گا کہ آئندہ وہ کبھی ایسی لاپرواہی کا سوچے گا بھی نہیں۔ سروسز ہسپتال کے اسپیشل شعبے کے سامنے کار روک کر وہ اترا اور پھر دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ گیٹ پر موجود دربان نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن عمران تو اس وقت طوفان بنا ہوا تھا، اس لیے جب تک دربان اسے روکنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا، عمران اسپیشل وارڈ کے اس حصے میں پہنچ گیا جس میں مخصوص کمرہ تھا، اور جب وہ 4 نمبر کے دروازے پر پہنچا تو اسی لمحے دروازہ کھلا اور سروسز ہسپتال کا انچارج فزیشین ڈاکٹر ہاشمی 2 اور ڈاکٹروں کے ساتھ باہر نکلا۔ عمران ڈاکٹر ہاشمی سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے ڈاکٹر ہاشمی عمران کو دیکھتے ہی چونک پڑا۔ او عمران صاحب، آپ؟ ہاں فیاض صاحب آپ کے دوست ہیں، میں جانتا ہوں، ڈاکٹر ہاشمی نے کہا، لیکن عمران کو واضح طور پر ڈاکٹر ہاشمی جیسے ورلڈ فیم کی فزیشین کے چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی نظر آ رہی تھی۔ کیا حال ہے فیاض کا؟ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ خود دیکھ لیں، ڈاکٹر ہاشمی نے کہا۔ او اچھا، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، ذرا فیاض کو دیکھ لوں، عمران نے کہا اور جلدی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان فیاض بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اس کا سارا جسم ننگا تھا، صرف ایک انڈرویئر اس کے جسم پر نظر آ رہا تھا۔ وہ بے ہوش تھا، البتہ 2 نرسیں اس کے بستر کے گرد موجود تھیں، اسے گلوکوز لگا ہوا تھا۔ ایک طرف کرسی پر سلمہ بھابھی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ اس طرح ہل رہے تھے جیسے وہ کوئی وظیفہ پڑھ رہی ہوں، لیکن اس کے چہرے پر شدید خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ عمران جلدی سے آگے بڑھا، اس نے آنکھیں کھول دی۔ او عمران، تم آ گئے، دیکھو فیاض کو کیا حال ہو رہا ہے، خدا کے لیے کچھ کرو، اس کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی ہے اور ڈاکٹر کچھ بتاتا ہی نہیں، سلمہ نے کرسی سے اٹھ کر تقریباً چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھابھی آپ پڑھی لکھی ہیں اور سمجھدار ہیں، اس لیے حوصلہ کیجیے، ہر بیماری کا بہرحال اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی علاج ضرور پیدا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہو جائے گا فیاض، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور سلمہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ عمران فیاض پر جھک گیا، فیاض کا سارا جسم سیاہ پڑا ہوا تھا اور واقعی اس کے جسم پر مسلسل سیاہ رنگ کے آبلے بن اور ٹوٹ رہے تھے۔ یہ آبلے اس قدر کثیر تعداد میں تھے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خالی نظر نہ آ رہا تھا، صرف آنکھیں بچی ہوئی تھی، حتیٰ کہ بھووں پر بھی آبلے بنے اور پھوٹ رہے تھے۔ عمران نے نبض دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک نرس بول پڑی۔ پلیز انہیں ہاتھ مت لگائیے، ڈاکٹر ہاشمی نے منع کیا ہے، نرس نے تیز لہجے میں کہا۔
ओह, टेम्परेचर क्या है इनका, ज़रा चार्ट दिखाइए। इमरान ने हाथ रोकते हुए नर्स से कहा और नर्स ने चार्ट उठाकर इमरान के हाथ में दे दिया। इमरान खुद से चार्ट को देखने लगा। फयाज को तेज़ टेम्परेचर था, हाई ब्लड प्रेशर में खासा ऊंचा था, लेकिन किसी बीमारी का नाम चार्ट पर ना लिखा हुआ था। अलबत्ता खून के तज्जिए के बारे में हिदायत मौजूद थी। फयाज की ये हालत कब से है भाभी? इमरान ने चार्ट वापस नर्स को देते हुए सलमा से मुखातिब होकर पूछा। 3 रोज़ हो गए हैं। 3 रोज़ पहले अच्छे भले दफ्तर गए थे, फिर वहाँ से फ़ोन किया कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया है। मैं दौड़ी दौड़ी यहाँ आई तो इस वक्त ये होश में थे, लेकिन तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह चीख रहे थे। उसके जिस्म पर स्याह आबले तो नमूदार हो रहे थे, लेकिन कहीं कहीं उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मुसलसल बेहोश रखा। लेकिन रोज़ बरोज़ आबलों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तुम देख लो, जिस्म का कोई हिस्सा भी उनकी आबलों से खाली नहीं है। सलमा ने तफसील बताते हुए कहा। इसका लहजा बता रहा था कि वो अब खासी संभल गई है। ओ अच्छा, आप फिक्र ना करें और घर जाएं। बच्चे अकेले परेशान होंगे, मैंने उनकी बीमारी समझ ली है। अब आपको देखें कि उन्हें कैसे आराम आ जाता है। बिल्कुल बेफिक्र रहें, इमरान ने हौसला देते हुए कहा। बीमारी समझ ली है? कौन सी बीमारी है ये डॉक्टर तो कहते हैं उन्हें समझ नहीं आ रही। सलमा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर ने सिर्फ इतनी बीमारियां पढ़ी होती हैं जितनी किताबों में लिखी होती हैं, लेकिन जो किताबों में दर्ज नहीं है उनका उन्हें पता नहीं। इस बीमारी को ब्लैक बिल्डर कहते हैं, यानी स्याह आबलों की बीमारी। ये एक मखसूस वायरस से फैलती है। इसका इलाज मालूम है, आप फिक्र ना करें, लेकिन मुकम्मल आराम आने में 10-12 दिन लग जाएंगे। बहरहाल फिक्र ना करें और मैं डॉक्टर हाशमी से बात करता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ खुदाया, तेरा शुक्र है खुदाया, तुमने मेरी दुआ कबूल कर ली और इस रहमत के फरिश्ते को भेज दिया। सलमा ने आंखें बंद करते हुए तवील सांस लेकर कहा और इमरान अपने रहमत के फरिश्ते का लक़ब सुनकर भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। सलमा अभी तक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने में मसरूफ़ थी कि इमरान तेज़ी से मुड़ा और कमरे के दरवाजे से निकलकर डॉक्टर हाशमी के दफ्तर की तरफ बढ़ गया। उसने सिर्फ सलमा को हौसला देने के लिए ये सारी बातें करती थी, हालांकि वो खुद इस अजीबोगरीब बीमारी को ना समझ सका था और ना ही उससे पहले उसे ऐसा कोई मरीज नजर आया। ब्लिस्टर अंग्रेजी में आबले को कहते हैं, इसलिए इमरान ने खुद ही ब्लैक ब्लिस्टर यानी स्याह आबले इस बीमारी का नाम बता दिया था। आइए इमरान साहब, आपने देख ली है फयाज की हालत। इमरान के दफ्तर में दाखिल होते ही बड़ी सी दफ्तरी मेज के पीछे बैठे हुए बूढ़े डॉक्टर हाशमी ने संजीदा लहजे में कहा। कमरा में 3 और डॉक्टर भी मौजूद थे। इन सबके चेहरों पर गहरी संजीदगी तारी थी। हाँ, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। हम मुसलसल 3 रोज से इस पुरस्रार बीमारी को ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुले आम एतराफ़ करना पड़ रहा है कि हम बहरहाल इस हैरत अंगेज़ बीमारी को कतई तौर पर नहीं समझ सकते। मैंने इस सिलसिले में एक्रीमिया के बड़े बड़े फिजिशियन से फ़ोन पर बात की, लेकिन कोई भी इस बीमारी के मुतालिक कुछ नहीं जानता। और फयाज साहब की जो हालत है, इससे साफ मालूम हो रहा है कि ये मज़ीद 24 घंटों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। डॉक्टर हाशमी ने सर हिलाते हुए कहा। खून के तज्जिए की क्या रिपोर्ट है? इमरान डॉक्टर हाशमी जैसे माहिर इलाज की बात सुनकर पहले से ज़्यादा संजीदा हो गया। नॉर्मल, खून में कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं और ना ही किसी वायरस का पता चला है। यही तो हैरत है इमरान साहब कि सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद ये अजीब गरीब बीमारी ना सिर्फ मौजूद है बल्कि तेज़ी से बढ़ती जा रही है। डॉक्टर हाशमी ने जवाब दिया। कोई रिएक्शन? इमरान ने सर हिलाते हुए पूछा। नहीं, डॉक्टर हाशमी ने फिर से ऐसे लहजे में कहा। इसका मतलब है अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। डॉक्टर हाशमी समेत कमरे में मौजूद बाकी डॉक्टर भी चौंक कर इस तरह इमरान की तरफ देखने लगे जैसे इमरान ने कोई अनहोनी बात कर दी। आप क्या करेंगे? मुझे मालूम है कि मेडिकल के बारे में आपकी मालूमात बहुत वसी है। कई बार मुख्तलिफ मौक़ों पर आपने अपनी मालूमात से भी मुझे हैरान कर दिया। यही वजह है कि मैंने आपको पूरी तफसील बता दी, लेकिन बहरहाल आप फिजिशियन तो नहीं है। मैं तो फिजिशियन नहीं हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन हिम्मत तो बहरहाल नहीं हारनी चाहिए। कुछ ना कुछ करेंगे तभी कुछ ना कुछ होगा, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन क्या करेंगे आप? डॉक्टर हाशमी ने उलझे हुए लहजे में कहा। फिलहाल तो एक टेलीफोन करूंगा, इमरान ने कहा और मेज पर रखा हुआ टेलीफोन अपनी जानिब खिसकाया। उसने टेलीफोन के नीचे लगा हुआ बटन ऑफ करके उसे डायरेक्ट किया और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। काफी सारे नंबर मिलाने के बाद उसकी उंगली रुक गई। आप मुल्क से बाहर कॉल कर रहे हैं, डॉक्टर हाशमी ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। हेलो, डॉक्टर जॉफ्स्की साहब से बात कराएं, मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूं, अली इमरान ने नरम लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और इमरान सर झुकाकर खामोश हो गया। डॉक्टर जॉफ्स्की ये कौन साहब हैं? डॉक्टर हाशमी ने चौंक कर पूछा। ये पुरअसरार बीमारियों के डॉक्टर हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।
हेलो, मैं जॉफ्स्की बोल रहा हूँ। इसी लम्हे रिसीवर पर एक बूढ़ी और कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। ओह डॉक्टर जॉफ्स्की, मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। अली इमरान, ओह तुम बेटे कैसे हो? आज बड़े अरसे बाद बूढ़े अंकल का ख्याल आया। डॉक्टर जॉफ्स्की के लहजे में हल्का सा जोश था। अंकल, आपसे तो मुझे बेहद डर लगता था। आप तो जरासीम प्रूफ हैं, मगर कोई जरासीम मुझे चिमट गया तो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन लहजा बेतकल्फाना होने के बावजूद बेहद मौतबाना था। और दूसरी तरफ से हल्के फुल्के कहकों की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा बताओ, कैसे फ़ोन किया? मुझे मालूम है बगैर मतलब कि तुम्हें अंकल की याद नहीं आ सकती। डॉक्टर जॉफ्स्की ने हंसते हुए कहा, अंकल, मेरे एक अजीज़ को इंतहाई अजीब गरीब बीमारी लग गई है। हमारे वर्ल्ड फेम फिजिशियन डॉक्टर हाशमी ने भी जवाब दे गए हैं। मैंने सोचा आप ऐसी बीमारियों पर मखसूस रिसर्च करते हैं, शायद आपको मालूम हो। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। ओह, क्या अलामात हैं? तफसील से बताओ, डॉक्टर जॉफ्स्की ने संजीदा होते हुए कहा। इमरान ने फ्याज की जिस्मानी हालत और डॉक्टर हाशमी से हासिल करदा मालूमात तफसील से बता दी। ओह इमरान बेटे, ये तो वाज़ेह तौर पर ब्लैक डॉग की अलामात हैं। डॉक्टर जॉफ्स्की ने की आवाज़ सुनाई दी। ब्लैक डॉग? क्या मतलब? ये बीमारी का नाम कैसे हो सकता है? ये तो किसी कुत्ते का नाम है। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन उसे कहा ब्लैक डॉग ही जाता है। ये इंतहाई खौफनाक मर्ज है। इसका बेज़ाहिर कोई इलाज नहीं। ये बीमारी अफ्रीका के एक इलाके लंबाकू की मखसूस बीमारी है। वहाँ इंतहाई दुश्वार गुजार जंगलात हैं और इस इलाके में नई तहसीब अभी तक नहीं पहुंची। मैंने वहाँ उसका एक मरीज़ देखा था। लंबाकू के वहशी विच डॉक्टर इसका इलाज एलिगेटर के अंडे के बने हुए तेल से करते हैं। इस तेल को तैयार भी ख़ास तरीके से किया जाता है, जो इंतहाई मुश्किल और सब्र आजमा तरीका है। इस तेल को बनाने में कम से कम 2 हफ्ते लग जाते हैं। मैंने इस पर तहकीकात की और इंतहाई तवील तहकीकात के बाद सिर्फ इतना मालूम हुआ कि ये एक ऐसे वायरस से पैदा होती है जो खून के सुर्ख जरसूमों पर मौजूद होता है, और चूंकि इसकी शक्ल सूरत ऑक्सीजन के एटम जैसी होती है, इसलिए लेबॉर्ट्री तजिए में इसका पता नहीं चल सकता। इस वायरस का काम यह है कि ये सांस के जरिए आने वाले ऑक्सीजन को डीथ्रोइड में तब्दील करके खून से खाल की तरफ धकेल देता है, और डीथ्रोइड खाल की मसाम बाहर किसी ओबले की सूरत से निकलकर ख़त्म हो जाती है। इसका दौरानिया सेहतमंद आदमी पर 5 रोज़ तक रहता है। शुरू में ये वायरस थोड़ी ऑक्सीजन को डीथ्राइड करते हैं, लेकिन फिर ये मिकदार बढ़ती चली जाती है। आखिरी 5 रोज़ बाद मुकम्मल ऑक्सीजन डीथ्राइड होने लग जाती है और इंसान ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ख़त्म हो जाता है। और एक और हैरत अंगेज़ बात भी बता दूं कि जब इसका मरीज़ मर जाता है तो ये वायरस ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बाहर आ जाता है और नया शिकार ढूंढ लेता है। इस तरह एक लिहाज से मुतद्दी मर्ज भी बन जाता है। लेकिन ये वायरस मुंह के जरिए नहीं बल्कि जिस्म में मौजूद किसी जख्म के जरिए बाहर आता है और अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन अगर मरने वाले के जिस्म में कोई जख्म ना हो तो फिर ये वायरस बाहर नहीं निकल सकता और ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर जॉन्सकी ने रुक रुक कर पूरी तफसील बताते हुए कहा। और फिर तो ये वाकई इंतहाई खौफनाक बीमारी हुई। लेकिन डॉक्टर जॉन्सकी, अब वो एलिगेटर के अंडों का तेल कहाँ से मिल सकता है? हमारे यहाँ ना तो एलिगेटर होते हैं ना उनके अंडे। एलिगेटर भी तो अफ्रीका के खौफनाक दलदली और समुद्री इलाकों में होता है, उन्हीं दलदलों में ही वो अंडे देते हैं। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ मैं जानता हूँ, इस बात पर मुझे हैरत है कि पाकिस्तान में ये ब्लैक डॉग कैसे पहुँच गई। इसका तो अब तक सिवाय इस इलाके लंबाकू के और कहीं पता नहीं चला, और वहाँ भी कभी कभी ही कोई मरीज़ इस बीमारी में मुब्तला होता है। बहरहाल तुम्हारे मरीज़ को कितने दिन हो गए हैं इस बीमारी में मुब्तला हुए? डॉक्टर जॉन्सकी ने पूछा। 3 रोज़ हो गए, इमरान ने कहा। इसका मतलब है फ़िलहाल कुछ वक्त मिल सकता है। ठीक है, मुझे पता बता दो, मैं फौरी तौर पर तेल भेज देता हूँ। मेरे पास बहुत मामूली मिकदार पड़ी हुई है। बहरहाल 1-2 मरीज़ों के लिए तो काफ़ी है। तुम्हारा मरीज़ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मालूम करना तुम्हारा काम है कि उसे ये बीमारी कैसे लगी, और अगर हो सके तो मुझे भी रिपोर्ट दे देना, डॉक्टर जॉन्सकी ने कहा। थैंक यू डॉक्टर, इमरान ने कहा। फिर उसने स्पेशल सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर हाशमी का नंबर डॉक्टर जॉन्सकी को लिखवा दिया। थैंक यू डॉक्टर, इमरान ने कहा। फिर उसने स्पेशल सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर हाशमी का नंबर डॉक्टर जॉन्सकी को लिखवा दिया। ठीक है, मैं अभी रवाना कर देता हूँ। मैं स्पेशल एयर कार्गो से, उम्मीद है 6-7 घंटों में पहुँच जाएगा, डॉक्टर जॉफ्स्की ने जवाब दिया। अंकल, इस तेल को किस तरह मरीज़ को देना है? इमरान ने पूछा। इसको सिर्फ 1 cc मिकदार खून में इंजेक्ट कर देना। जैसे ही ये खून में दाखिल हो जाएगा फौरी तौर पर वायरस ख़त्म हो जाएगा और मरीज़ ठीक होने लग जाएगा। फौरी तौर पर तुम उसे हल्की मिकदार में ऑक्सीजन देनी शुरू कर देना, ज़्यादा मिकदार में ना देना, वरना डीथ्राइड का अमल तेज़ हो जाएगा और इस तरह मरीज़ का खून फट भी सकता है। ताकत के इंजेक्शन के साथ साथ देते रहना, डॉक्टर जॉन्सकी ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है डॉक्टर, आप फ़ौरन भेज दें, बेहद शुक्रिया। मैं आपको इस बारे में अपनी तहकीकात से ज़रूर आगाह करूँगा, इमरान ने कहा, और दूसरी तरफ ओके के अल्फाज सुनकर उसने रिसीवर रख दिया। फयाज, तुम अब इंशाल्लाह बच जाएगा। डॉक्टर हाशमी, जैसे ही तेल आपको मिले आप मुझे रिंग कर दें, मैं अपने सामने उसे इंजेक्ट कराऊंगा, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। डॉक्टर हाशमी ने सर हिला दिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही सोफे पर नीम दराज गैर मुल्की चौंक कर उठ बैठा। ओ जॉनी, तुम
कमरे में मौजूद गैर मुल्की ने नरम लहजे में कहा और कमरे में दाखिल होने वाला नौजवान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी थकावट के आसार नमूदार थे। क्या रिपोर्ट है? कमरे में मौजूद गैर मुल्की ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। कामयाबी बॉस, दारुल हुकूमत में मौजूद मरीज की पोजीशन बिल्कुल हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक है। और बॉस, वो शख्स कोई आम शख्स नहीं, वो सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुप्रीडेंट है। इसका नाम फयाज है। उसे स्पेशल सर्विसेज अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। उसका इलाज पाकिस्तान के इंतहाई नामवर फिजिशियन डॉक्टर हाशमी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हाशमी ने इस मर्ज को लाइलाज करार दे दिया है। उन्हें मालूम ही नहीं हो सका ये क्या मर्ज है। हालांकि डॉक्टर हाशमी ने क्रीमिया और यूरोप के माहिर तरीन फिजिशियन से भी डिस्कस किया है। जॉनी ने सर हिलाते हुए कहा। जाहिर है ब्लैक डॉग का कोई नहीं पहचान सकता। दुनिया को तो अभी तक इस बीमारी का इल्म तक नहीं। तुम इस व्यास को किसी स्टेज पर छोड़ कर आए हो? बॉस ने पूछा। आखिरी स्टेज पर बॉस, अब वो ज्यादा से ज्यादा 20-25 घंटे और जिंदा रहेगा, जॉनी ने सर हिलाते हुए कहा। तुमने चेक कर लिया उसके जिस्म पर कोई जख्म तो नहीं है? बॉस ने सर हिलाते हुए कहा। जी हाँ, मैंने अच्छी तरह तसल्ली कर ली है, जॉनी ने जवाब दिया। इसका मतलब है पाकिस्तान के पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में ब्लैक डॉग का तजर्बा 100% कामयाब रहा, बॉस ने सर हिलाते हुए कहा। यस बॉस, जॉनी ने सर हिलाते हुए कहा। तो फिर हेडक्वार्टर को इसकी इतला कर दो, बॉस ने होंठ सुकेड़ते हुए कहा और जॉनी ने अस्बात में सर हिला दिया। ओके, स्पेशल ट्रांसमीटर ले आओ, बॉस ने कहा और जॉनी उठा और मुड़कर कमरे के दरवाजे से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक जदीद किस्म का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर पकड़ा हुआ था। उसने ट्रांसमीटर दरमियानी मेज पर रख दिया और बॉस ने उसके मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। यस हेडक्वार्टर, ओवर, चंद लम्हों बाद एक फारिसी आवाज सुनाई दी। फ्लैग बोल रहा हूँ पाकिस्तान से, ओवर, बॉस ने मौतमाना लहजे में कहा। ओ यस फ्लैग, तुम्हारी तरफ से अच्छी तरह कोई रिपोर्ट नहीं मिली? ओह, दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। रिपोर्ट के लिए ही मैंने कॉल कहा है जनाब, ओवर, फ्लैग ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या रिपोर्ट है? ओवर, दूसरी तरफ से पूछा गया। कामयाबी, पाकिस्तान के पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में तजर्बात किए गए हैं जो 100% नतीजा बरामद हुआ है, ओवर, फ्लैग ने कहा। तफसील बताओ, ओवर, दूसरी तरफ से इंतहाई करख्त लहजे में पूछा गया। बॉस, हमने अपना हेडक्वार्टर यहाँ के एक इंतहाई बुलंद पहाड़ी सिलसिले आराश में कायम किया। यहाँ के लोग इंतहाई सेहतमंद और सख्त जान है। यहाँ हमने 3 अफराद के जिस्मों में ब्लैक डॉग के मखसूस जरासीम पहुँचाए। तीनों पर बिल्कुल दुरुस्त नतीजा बरामद हुआ और तीनों ख़त्म हो गए। इसके बाद तकरीबन कम बुलंद इलाके में आ गए। यहाँ भी 4 मरीजों पर तजर्बा कामयाब रहा। उसके बाद हम नीम मैदानी और नीम पहाड़ी इलाके में भी पहुँचे। वहाँ भी 2 मरीजों पर तजर्बा 100% कामयाब रहा। 4-1 में ही दारुल हुकूमत का एक आदमी हमें नजर आया। हमने उसका निशाना बनाया और फिर जॉनी और डॉक्टर को रिजल्ट देखने के लिए उसके पीछे दारुल हुकूमत भिजवाया। अभी जॉनी ने आकर रिपोर्ट दी कि इस आदमी की हालत हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक है और दारुल हुकूमत के बड़े बड़े डॉक्टर ब्लैक डॉग को नहीं समझ सके, ओवर, फ्लैग ने जवाब दिया है। मतलब है कि वो आदमी जिंदा है और बड़े बड़े डॉक्टरों से ये मतलब निकला कि वो कोई अहम शख्सियत है। वसाहत करो, ओवर, तो हेडक्वार्टर से पूछा गया। यस बॉस, इस मरीज को ब्लैक डॉग का शिकार हुए 3 रोज हो गए और अब ज्यादा से ज्यादा 20-25 घंटे और जिंदा रहेगा। वैसे डॉक्टर अभी तक वहीं है, आखिरी रिपोर्ट वो ले आएगा। और जॉनी ने बताया कि वो आदमी की पाकिस्तान की सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का सुप्रीडेंट है, ओवर, फ्लैग ने कहा। ठीक है, ये अच्छा हुआ। इस तरह ये मालूम हो गया कि पाकिस्तान के डॉक्टर में से कोई उसे नहीं समझ सका। वैसे भी ये डॉक्टर लोग उसके मुतालिक कुछ नहीं जानते, ओवर, दूसरी तरफ से बोलने वाले ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। यस बॉस, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? ओवर, फ्लैग ने पूछा। तुम इस वक्त कहाँ से कॉल कर रहे हो? ओवर, हेडक्वार्टर से पूछा गया। चिराग से जनाब, ओवर, फ्लैग ने पूछा। तुम ऐसा करो कि यहाँ जगह छोड़कर दारुल हुकूमत शिफ्ट हो जाओ। फिलहाल तुम वहाँ किसी होटल में रहोगे। मैं हेडक्वार्टर से ट्रोमीन को भेज देता हूँ, वो तुमसे राब्ता कायम करेगा स्पेशल ट्रांसमीटर पर। उसके बाद तुम ट्रोमीन के तहत काम करोगे। ट्रोमीन जब अपना मिशन मुकम्मल कर लेगा तो फिर तुम उसके साथ ही वापस आ जाना। हो सकता है उसे अपने मिशन के दौरान ब्लैक डॉग के अमली तजर्बे की ज़रूरत पड़े, इसलिए मिशन के दौरान तुम्हारी वहाँ मौजूदगी ज़रूरी है, ओवर, हेडक्वार्टर से कहा गया। ठीक है बॉस, लेकिन ट्रोमीन का मिशन क्या होगा? ओवर, फ्लैग ने जवाब दिया। ये तुम्हारी लाइन का काम नहीं, इसलिए तुम इस सिलसिले में कुछ सवाल नहीं करोगे। तुम्हारा काम सिर्फ ट्रोमीन में अहकामात की तामील करना है और बस, ओवर, दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलख्त बेहद करख्त हो गया। ओह यस बॉस, सॉरी बॉस, ओवर, फ्लैग ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। फ्लैग ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, फिर इस तरह सोफे की पूंछ से सर टिका किया जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके कांधों से उतर गया हो। अब बड़े खुशकिस्मत हैं बॉस, वरना हेडक्वार्टर पर तो किसी को माफ नहीं किया जाता, जॉनी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ जॉनी, मुझे खुद अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आ रहा है। शायद हमारी कामयाब रिपोर्ट की वजह से ऐसा हुआ है, फ्लैग ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे बॉस, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ब्लैक डॉग के तजर्बे
के बाद किसी ग्रुप को हेडक्वार्टर से किसी मिशन पर भेजा गया हो। हर जगह तो तजर्बे के बाद किसी नए मुल्क में जाकर तजर्बे का हुक्म दिया जाता है, इसलिए आपका सवाल तो बहरहाल दुरुस्त था। जॉनी ने सर हिलाते हुए कहा, उसी हैरत की वजह से तो मैंने पूछा था। दरअसल एक और बात भी है, ये मुल्क तो इंतहाई पसमानदा है, यहाँ ब्लैक थंडर का क्या मिशन हो सकता है, और वो भी ट्रोमीन का, जो ब्लैक थंडर का सबसे होशियार आदमी है। फ्लैक ने सर हिलाते हुए कहा, बहरहाल हेडक्वार्टर को ही मालूम होगा, जॉनी ने कहा और फ्लैक ने सर हिला दिया। ठीक है, अब तुम ऐसा करो, यहाँ से दारुल हुकूमत रवानगी की तैयारी करो, इस होटल वाले से ही दारुल हुकूमत के किसी अच्छे होटल के मुतालिक मालूमात हासिल कर लेना। फ्लैक ने जवाब दिया, मैं दारुल हुकूमत से हो आया और मैंने इस दौरान पूरा दारुल हुकूमत घूम लिया। वहाँ काफ़ी शानदार होटल हैं, ख़ास तौर पर शेटन होटल तो बहुत ही शानदार है, मेरे ख्याल में 5 स्टार होटल है। जॉनी ने सर हिलाते हुए कहा, ओके, फिर ऐसा करो, यहीं से फ़ोन करके इस होटल में एडवांस कमरे बुक करवा लो ताकि वहाँ पहुँचकर कोई तकलीफ भी ना हो, और डॉक्टर को भी इतला दे देना ताकि वो हमें वहीं आकर मिल ले। फाइनल रिपोर्ट तो बहरहाल डॉक्टर से ही मिलनी है, फ्लैक ने कहा और जॉनी सर हिलाता हुआ उठा और ट्रांसमीटर उठाकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सलमा भाभी का फ़ोन आने के बाद तुमने मुझे फयाज की बीमारी के मुतालिक कुछ नहीं बतलाया था, क्यों? इमरान का लहजा बेहद सर था। मुझे तफसील नहीं बताई गई थी जनाब, उन्होंने आपके आने से तकरीबन 1 घंटा पहले फ़ोन किया। पहले उन्होंने आपके मुतालिक पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि आप 1 हफ्ते से कहीं गए हुए हैं, तो उन्होंने इंतहाई परेशानी का इजहार किया, जिस पर मैंने उन्हें बताया कि आप आज किसी भी वक्त वापस आ जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा, फयाज बीमार है, मैं फिर फ़ोन करूंगी, बस जनाब आप बेशक उनसे पूछ लें, अगर इससे एक लफ्ज़ जायद का भी मुझे इल्म हो तो मैं कसूरवार हूँ। सुलेमान ने इंतहाई सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। इमरान का बदला हुआ लहजा सुनते उसका खून खुश्क हो गया था। उसे मालूम था कि ऐसा लहजा इमरान का इस वक्त होता है जब वो इंतहाई गुस्से में हो। आई एम सॉरी बॉस, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा, सुलेमान ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, आइंदा ख्याल रखना, वरना तुम जानते हो कि ऐसे मामलात में लापरवाही की सज़ा कितनी इबरतनाक हो सकती है, और मैंने फैसला तो यही किया था कि तुम्हें इस बार इंतहाई इबरतनाक सज़ा दूंगा, लेकिन बहरहाल तुम इतने कसूरवार नहीं निकले जितना मैं सुलेमान भाभी का फ़ोन सुनकर तुम्हें समझ रहा था। जाओ जाकर चाय ले आओ, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। यस बॉस, सुलेमान ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ये लीजिए, सुलेमान ने चाय का कप उसके सामने मेज पर रखते हुए कहा, और इमरान जो सोफे की पुल से टिक लगाए आंखें बंद किए बैठा था, सुलेमान की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। ओ अच्छा, इमरान ने आंखें खोलते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर कप उठा लिया। फयाज साहब की क्या हालत है? आपकी परेशानी बता रही है कि वो शदीद बुरे बीमार हैं, सुलेमान ने पूछा। हाँ, बस समझो कि शायद कुदरत को उसकी ज़िंदगी मतलूब थी, इसलिए बच गया। क्या हुआ था उन्हें? सुलेमान के लहजे में परेशानी के तासुरात मौजूद थे। उसे काले कुत्ते ने काट लिया था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस काले कुत्ते का पता किया है आपने? सुलेमान ने कहा। काले कुत्ते का? क्यों, इसका पता करने की क्या ज़रूरत है? इमरान ने चौंक कर पूछा। वो वाकई सुलेमान की बात का मतलब ना समझ सका था। फयाज साहब तो इसके काटने के बावजूद बच गए, लेकिन वो बेचारा यकीनन न बच सका होगा, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस मुड़ गया। इमरान की हलक से हल्का सा कहका निकला। वो अब सुलेमान की बात का मतलब समझ गया। सुलेमान के जाने के बाद वो चाय पीता रहा और ब्लैक टॉमी नामी बीमारी के मुतालिक ही सोचता रहा। अचानक उसे ख्याल आया कि शायद जोसेफ इस बीमारी से वाकिफ हो, और उसी वक्त उसने प्याली रखी और टेलीफोन का रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस। दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। कौन? राना? इमरान ने बदले हुए लहजे में जवाब दिया। राना ताहूर अली खान संदूकी। कौन बोल रहा है? जोसेफ की तेज आवाज़ सुनाई दी। लेकिन राना ताहूर अली संदूकी ने अपने हाउस में तुम जैसे बुरे को क्यों रखा हुआ है? क्या काफ़ी खजाना है इसके पास? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शट अप, ज़बान संभाल कर बात करो। जोसेफ का वाकई ही गुस्सा आ गया था। बिल्कुल वही कोबरे जैसी फुनकार। वाह, वाकई ही बड़ा खुशसौक आदमी है। तुम हो कौन और कहाँ से बोल रहे हो? जोसेफ ने हलक के बल चीखते हुए कहा। उसका लहजा बता रहा था कि उसका गुस्सा अरूज पर पहुंच चुका है। ज़रूर पूछना है तो बता देना कि कभी लंबाकू का नाम सुना है? अफ्रीका के इलाके लंबाकू का, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, लंबाकू सुना क्या? इस इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा लंबाकू से क्या ताल्लुक है? जोसेफ के लहजे में इस बार गुस्से की बजाय हैरत थी। सुना है लंबाकू में काले रंग का तंबाकू पैदा होता है। इस तंबाकू को शायद ब्लैक डॉग कहते हैं, इमरान ने कहा। ब्लैक डॉग? ओह, फादर जोशुआ। जोसेफ की इंतहाई घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। फिर उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। उसका मतलब था कि जोसेफ ना सिर्फ लंबाकू के बारे में तफसीलात जानता है, बल्कि उसे ब्लैक डॉग के मुतालिक भी मालूम है। इसने रिसीवर को रिडलर पर रखा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी।
ओ मास्टर आप, इमरान के हारन देने पर जवाना ने फाटक खोलते हुए कहा। वो जोसेफ कहाँ है, वो क्यों नहीं आया फाटक खोलने? इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। मास्टर जोसेफ को न जाने क्या हो गया है, वो किसी का फोन सुन रहा था कि अचानक रिसीवर रखकर कमरे में आया। उसका पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और चेहरे पर शदीद दहशत के आसार नुमाया थे। वो इंतहाई खौफजदा नजर आ रहा था। मैंने पूछा भी लेकिन उसने कुछ जवाब ना दिया और वो एक टांग पर खड़ा कोई हैरत अंगेज किस्म का रक्स कर रहा है। अच्छा वाह, फिर तो किसी 5 स्टार होटल में जोसेफ शो का ऐलान कर दिया जाए, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। जोसेफ वाकई ये अजीब गरीब रक्स में मसरूफ था। उसने एक टांग उठाई हुई थी, आंखें बंद थी, चेहरे पर शदीद खौफ के आसार नुमाया थे। इमरान और जवाना के अंदर आने की आहटें या उसने सुनी ही नहीं थी या फिर जानबूझकर उसने नजरअंदाज कर दिया था। रामाशी की सुर्ख घास पर पीले रंग के टिड्डों ने हमला कर दिया गया, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। और इमरान की आवाज़ सुनकर जोसेफ ने यकलख्त आंखें खोल दी और फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ दीवार के साथ जाकर इस तरह खड़ा हो गया जैसे किसी से तहफ़्फ़ुज़ का तलबगार हो। पीले टिड्डे और तो भाई खौफनाक तबाही, अब कुछ नहीं बचेगा। ज़लज़ले, तूफान, आंधियां आएंगी, बिजलियां कड़केंगी, हर तरफ पीली आग भड़क उठेगी। ओ गॉड, ये क्या हो गया? ओह तबाही! जोसेफ का पूरा जिस्म बुरी तरह आंप रहा था। लेकिन पीले टिड्डों पर सुर्ख रंग के धब्बे हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सुर्ख धब्बे, ओ गॉड! फादर जोशुआ ने रहम कर दिया। ओ सुर्ख धब्बे! अब तबाही का रुख मुड़ गया, तूफानों को टाल दिया गया, जोसेफ ने कहा। उसके चेहरे पर ऐसे इत्मीनान के आसार उभर आए जैसे वो वाकई मौत के मुंह से निकल आया हो। लेकिन टिड्डों को निकालने के लिए ब्लैक डॉग आ गए तो? इमरान ने एक और फिक्रा कहा तो जोसेफ आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को देखने लगा। उसका चेहरा एक बार फिर तेजी से रंग बदलने लगा। रोको बॉस, ब्लैक डॉग को रोको वरना स्याह मौत पूरी दुनिया पर छा जाएगी। खौफनाक स्याह मौत, जोसेफ ने कांपते हुए लहजे में कहा। इस ब्लैक डॉग को विश डॉक्टर ने रोक दिया है, लेकिन आरजी तौर पर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, आरजी नहीं, उसे मुस्तकिल तौर पर रोको। ये खौफनाक मौत है, इंतहाई खौफनाक, जोसेफ ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। वो कहता है कि इसके पास एलिगेटर यानी घड़ियाल के अंडों का तेल बहुत थोड़ा है, इसे आरजी तौर पर तो ब्लैक डॉग रोक सकता है, लेकिन इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओ बॉस, फॉर गॉड सेक, उसे कंपाला के विच डॉक्टर के पास भेज दो। उसके बाद तनाई झील की फफूंदी है, वो ब्लैक डॉग का खात्मा कर देगा, जोसेफ ने खौफजदा से लहजे में कहा। और इमरान ने एक तवील सांस लिया। वो मैंने पहले ही भिजवा दिया था, अब तक तो वो पहले ही खत्म हो चुका होगा। थैंक गॉड, जोसेफ ने कहा और इस तरह आगे बढ़कर सोफे पर ढेर हो गया जैसे उसके जिस्म से रूह निकल गई हो। जवाना बड़े हैरत भरे अंदाज में ये सब तमाशा देख रहा था। मास्टर, ये क्या चक्कर है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। और इमरान हंस दिया। तुम्हारे अबाउ इजदाद बहुत पहले अफ्रीका से एक्रीमिया आ गए होंगे, इसलिए तुम्हें अफ्रीका के इसरार का क्या पता, इमरान ने कहा। और जवाना ने सर हिला दिया। बॉस, कहीं आपने फोन नहीं किया था, जोसेफ ने यकलख्त उछलकर खड़े होते हुए कहा। कौन सा फोन, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओ बॉस, फॉर गॉड सेक मुझे बता दीजिए, अगर तो आप थे तो फिर ठीक है, वरना एक बार फिर तबाहियां टूट पड़ेंगी, जोसेफ ने हकलाते हुए कहा। सुनो जोसेफ, तुमने कंपाला के विच डॉक्टर को वाकई फफूंदी से ब्लैक डॉग का इलाज करते देखा है या तुम सुनी सुनाई बातें कर रहे हो, इमरान ने यकलक संजीदा होते हुए कहा। हाँ मैंने देखा है बॉस, लेकिन इस वक्त मैं बच्चा था। 3 ब्लैक डॉग इकट्ठे कंपाला के बूढ़े विच डॉक्टर के पास लाए गए और विच डॉक्टर ने तनाई झील से फमूती निकाली और उसका रस ब्लैक डॉग के हलक से टपकाया। स्याह मौत ने तेजी से अपने पर समेट लिए, जोसेफ ने सर हिलाते हुए कहा। ओके, आओ मेरे साथ, इमरान ने उठते हुए कहा। कहाँ बॉस, जोसेफ ने चौंक कर पूछा। Like, comment, share, press the bell icon